हेलो स्टूडेंट्स। तो चलते हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के दूसरे वीडियो की ओर। दूसरे वीडियो की ओर जाने से पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था मोल और मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कुछ भी हमने डिस्कस किया था उसको मैं रिकैप करना चाहूंगा। और उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के अंदर या सेकंड वीडियो के अंदर मैं जब भी आपको ये बताता हूँ कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ना ही इस चैप्टर के लिए बट आने वाले चैप्टर्स के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई टॉपिक इंडिविजुअली चैप्टर के लिए ही मायने रखता है तो मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूं, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं। जैसे कि मैंने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे आपको मैंने समझाया था कि इसका इंपॉर्टेंस कहां तक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक मोल को फिर से रिकेप करता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोल हमारा जो ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सेंट्रल जंक्शन पॉइंट है। क्योंकि मोल को हम फाइंड करते हैं जैसे कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और आपने वर्कआउट अगर किया है और नहीं किया है करो और करते रहो। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अगर आपको कहीं पे भी कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपेरिमेंटली दिए हैं या एक्सपेरिमेंटली मिल रहे हैं और उससे आपको मोल निकालने हैं, तो आपको सीधा उससे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मोल की जरूरत हमें मोल फाइंड करने तक ही नहीं, लेकिन मोल से आगे भी डिराइव करने वाले यूनिट से भी है। मतलब कि कुछ फॉर्मुलेशन जैसा कि हम क्वांटिटेटिव में आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर, मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मोलालिटी है, इन सब के अंदर मोल की इतनी ही रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैंने कहा कि मोल आपका एक सेंट्रल जंक्शन है और इसको आपको काफी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको वर्कआउट भी करना है। तो चलिए चलते हैं आगे इस टॉपिक के अंदर जो आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन वाला जो टॉपिक है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज कंपोजिशन सबसे पहले तो एक सिंप्लीफाइड मैनर में परसेंटेज कंपोजिशन ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए जो कार्बन का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, मतलब कि जो मोलर मास है वो है 12 ग्राम, और उस 12 ग्राम को हम कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल मास से डिवाइड करते हैं। टोटल मास कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 12 प्लस 32, 16 टू द, ऑक्सीजन का 16 है तो 32 प्लस 12 44 ग्राम, और हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे है जिसके अंदर आपको किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो उसमें आपको क्या जरूरत है, एटॉमिक मास की जरूरत है और टोटल मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है, टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड की जरूरत है। ठीक है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। तो ये एक सिंपल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जाके हमें इसी के ऊपर वर्कआउट करना है, क्योंकि आपको कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आएंगे जिसके अंदर आपको परसेंटेज अमाउंट दी होगी और परसेंटेज अमाउंट से आपको फाइंड करना रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है हमारे लिए एक बेसलाइन इस चैप्टर में बन जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ सकती है, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए किसी भी, यहाँ पे हम देखो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज सिंपल, इस पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी फिर कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया है और इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको टेबुलर फॉर्मेट याद रखनी होगी। तो स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्मेट के लिए मान लो आपको दिया गया है सोडियम, एक एलिमेंट जिसका परसेंटेज अमाउंट 29.11%, सोडियम आपको दिया है 29.11%, सल्फर आपको दिया है 40.55%, और आपको और एक एलिमेंट दिया है ऑक्सीजन 30.38%।
40.51% और ये ऑक्सीजन 30.38%। हमें इस परसेंटेज से पूछा गया कि हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक सिंप्लीफाइड टेबल ही याद रखना है, जिसके लिए इस टेबल के लिए आपको क्या करना है कि एक एलिमेंट, इसका सिंबल, उसका परसेंटेज कितना है, और परसेंटेज के बाद आप सीधा मोल फाइंड करेंगे। मोल इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन मोलर मास, ये आपको करना है। तो यहां तक का जो काम है वो दिए गए एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस से हम फाइंड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंबल है सोडियम, और सोडियम का सिंबल एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम मैंने लिख लिया, सोडियम का जो सिंबल है Na लिख लिया, और उसका परसेंटेज 29.11 है। 29.11 को मैंने उसके मोलर मास से डिवाइड किया, मोलर मास होता है 23। अब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो करीब 1.266। उसी तरह सल्फर है, सल्फर के लिए सिंबल रहता है S, और उसका परसेंटेज दिया गया 40.51। तो 40.51 को आपको सल्फर के मोलर मास 32 से डिवाइड कर देना है, और ये भी निकल के आता है 1.266। ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हमारा सिंबल O, और ये ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट है 30.38, और इस 30.38 को हम डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से 16 से, मतलब के 30.38 डिवाइडेड बाय 16 निकल के आएगा 1.89 समथिंग। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आगे जाके, वैसे तो मैं अप्रोक्सीमेशन भी समझा सकता हूं आपको, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट लिख के मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोल, ये वाला जो एक कॉलम है वो आप मोल इज इक्वल टू परसेंटेज अपन मोलर मास ये बना देंगे। अच्छा, ये जो है वो डेटाबेस से आपने काउंट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट कॉलम है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको करना है एक सिंपल मोलर रेशियो। आपको एक कॉलम बनाना है सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो क्या है भाई? ये है जो भी आपको ये रेशियो मोल निकल के आया है उसमें से जो लिस्ट अमाउंट है, जो सबसे छोटी अमाउंट है, उस लिस्ट वैल्यू से आपको सभी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे यहां पे 1.266 ये दोनों में सेम अमाउंट आ रही है, वो हमारा लिस्ट अमाउंट है। उस लिस्ट अमाउंट से सभी को डिवाइड करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यहां पे भी 1 हो जाएगा। 1.89 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.89 डिवाइडेड बाय 1.266 करके आता है 1.5। ये वैल्यू आ जाती है 1.5। तो ये हमारा हो गया सिंपल मोलर रेशियो। अब सिंपल मोलर रेशियो के बाद हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए एक टारगेट पॉइंट आ जाता है सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, इसको हमें क्या करना है? होल नंबर चाहिए। अब होल नंबर के लिए यहां पे आपको दिख रहा है कि 1 इज अ होल नंबर 1, बट यहां पे 1.5 जो होल नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो कुल मिला के जो सिंपल होल नंबर रेशियो का मुझे वैल्यू मिल रहा है वही मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला देगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा क्या बनता है स्टूडेंट्स? Na2S2O3। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला है Na2S2O3। अब कभी भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो ये एक सिंपलेस्ट टैबलेट फॉर्मूला है जिसे आपको करना है। ठीक है। और अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ, तो आपको मोलर मास दिया जाएगा, और मोलर मास अगर दिया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना होगा। मान लो कि हमें यहां पे मोलर मास दिया है 320 ग्राम पर मोल।
तो इस मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम इसका अगर प्लस कर देते हैं तो प्लस करके जो वैल्यू आती है उस प्लस करके वैल्यू करीबन आपको मिलेगी 158। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की जो वैल्यू है फॉर्मूला मास वो 158 समथिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को हम मोलर मास से जब डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमें मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और उससे 320 अपॉन 150 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आई 2। तो ये जो मेरा वैल्यू है वो n इक्वल टू 2 है। तो n इक्वल टू 2 जो है हम इसको इस तरह से रखेंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है मेरा, एम्पिरिकल फॉर्मूला Na2S2O3, Na2S2O3 n, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं Na2S2O3n, जो n की वैल्यू कैसे आई, n की वैल्यू आई मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो जो n की वैल्यू आती है वहां पे हम रख देंगे, तो Na2S2O3 2 है। ठीक है, इससे जो निकल के आएगा मतलब Na4S4O6 इस तरह का कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फाइंड करनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास चाहिए, तो उनका जो रेशियो मिलेगा उस रेशियो से हम फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ध्यान से याद रख के कीजिए, क्योंकि आपको कई बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और एक टेबुलर फॉर्मेट से आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास और उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हमारे पास और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट को समझने से पहले आपको एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, वो समझना रहता है, जो कि हर एक एंगल से आप समझ चुके होंगे। बैलेंस केमिकल, एक हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट याद रख लेने का। जैसे कि हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कंबसन ऑफ मीथेन CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O। जब भी आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डील कर रहे हो तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ सबसे पहला डीलिंग होता है मोल, कि कितने मोल दिए हैं। तो ये मैंने मोल लिख लिया 1 1 1 और 2। उसके बाद उसका मोलर मास आप लिख लो। तो मोलर मास कितना होगा, तो यहाँ पे आपने जितने भी मोलर मास है, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा 44, यहाँ पे आएगा 18 to the 36, ये मोलर मास है। तो मोलर मास और मोल, ये ये जो टेबुलर फॉर्मेट है वो आपके पास होना ही चाहिए किसी भी, मतलब कि आपको एक रफ में भी बना लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आप आंसर करने के लिए, क्योंकि आप एक वंस यू प्रिपेयर दिस तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसका वेट कितना होगा, बनने वाली प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, आपको दिया गया है 2 मोल ऑफ मीथेन, तो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कितना अमाउंट में होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये 1 मोल मीथेन है, और 1 मोल मीथेन से बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है 44 ग्राम। तो मुझे 2 मोल मीथेन दिया है, तो ऑलमोस्ट ये डबल हो जाएगा ना, ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन, फिर वो चाहे आपको फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, होल नंबर में दिया है, आप सीधा इस टेबुलर फॉर्मेट से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक स्टोइकोमेट्रिक, कोई भी बैलेंस इक्वेशन से आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से मोल और मोलर मास, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हमें डिस्कस करना रहता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कोई भी इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देता है। ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट के इतने पर्टिकुलर अमाउंट के साथ रिएक्ट कर रहा है।
बदले में हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि भाई ये 10 ग्राम आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रहा है तो 10 ग्राम ही बनेगा। हो सकता है 12 ग्राम बने, हो सकता है 8 ग्राम भी बने। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना रहता है कि भाई जो लिमिटिंग अमाउंट में फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट लिमिटिंग अमाउंट में फॉर्म होगा, तो वही वो प्रोडक्ट जो लिमिटिंग अमाउंट में आपको मिल रहा है या कम मिल रहा है, ज्यादा में जो भी मिल रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्टेंट कौन है? मतलब कि कौन सा रिएक्टेंट आपको लिमिटिंग अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्योंकि प्रोडक्ट किसके बेस पे मिलता है? रिएक्टेंट के बेस पे मिलता है, और रिएक्टेंट में जो लिमिटिंग अमाउंट में रिएक्ट करेगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि एक लिमिटिंग जैसे वर्ड आया तो वो हमेशा कम क्वांटिटी को देखते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते, थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि एक पर्टिकुलर आपको मान लो कोई एक इक्वेशन दिया है कि a प्लस बी गिव्स, मान लो कि ये 2a है और ये 3b है और हमें मिल रहा है a2b3 एक प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो A का 2 मोल है वो B के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके हमारा जो प्रोडक्ट है 1 मोल बना रहा है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि हम जैसे व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल के अंदर 2 व्हील्स होते हैं। अगर मुझे 10 व्हीकल परचेज करना है, 10 नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो उसके अंदर टोटल 20 व्हील्स होंगे। मतलब कि मेरा परचेजिंग अगर 10 व्हीकल्स का है तो उसके साथ आने वाले टोटल व्हील्स हो गए 20। अब मान लो कि मुझे कहीं पे ऐसा लिख के दिया कि व्हीकल 10 है और जो व्हील्स है वो 16 है, तो कई बार एक कॉमन तरीके से बता रहा हूं आपको, कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि भाई वो 10 है ये 16 है, तो अमाउंट जो देख रहे हैं कि भाई 16 ज्यादा है और वहीं से उनका कैलकुलेशन गलत होने लगता है। तो ध्यान रहे कि हमारा व्हीकल अगर 10 है तो हमारे व्हील उसके साथ 20 होने चाहिए, जो कि आपको 16 दिया है, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है। और वो रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है मतलब कि जो व्हील है वो व्हील लिमिटिंग रिएजेंट है। हमें व्हीकल्स जो है वो 10 है तो 10 के साथ व्हील्स कितने होने चाहिए? 20, तभी तो जाके व्हीकल असेंबल होगा। लेकिन अगर व्हील 16 है तो आपके जो व्हीकल है कितने बनेंगे भाई? 8 बनेंगे, क्योंकि व्हील 16 है तो भले ही आपके 10 नंबर ऑफ व्हीकल के स्पेयर पार्ट है बट आपको 8 व्हीकल देंगे। मतलब कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो आपका व्हील है। समझ में आया? ठीक है, तो उसी तरह आपको देखो, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक मैथमेटिकल यूनिटरी मेथड से सोल्व करना रहता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको ऐसा लिख के दिया कि ये 2 मोल और ये 3 मोल है, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा बताया गया कि भाई एक्सपेरिमेंटली ए का जो है वो 12 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 15 मोल ऑफ बी। ठीक है, अब आपको यहां पे दिख रहा है 15 मोल ऑफ बी जो कि गिनती में ज्यादा है और 12 मोल ऑफ ए गिनती में कम है। ठीक है, लेकिन आपको पहली नजर आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे होगी, तो उस हिसाब से आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। तो ए के 2 मोल के साथ आपको बी का चाहिए 3 मोल, तो ए का अगर 12 मोल लेता हूं तो मुझे बी का कितना होगा? तो दैट कम्स टू 12 इंटू 3 अपॉन 2, इट कम्स टू 18। तो मुझे बी कितना चाहिए? एक्सपेरिमेंटली 12 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 15 मोल ऑफ बी। ठीक है, ऐसा दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो देखो, एक्सपेरिमेंटली 12 मोल 15 से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर 12 मोल मेरा एक्सपेरिमेंटली है तो बी कितना होना चाहिए? 18 मोल होना चाहिए। 18 की जगह यहाँ पे कितना है? 15 है। तो जो 15 है वो बी है, मतलब कि जो बी है उसकी रिक्वायरमेंट है 18 मोल। हमें बी यहाँ पे रिएक्टेंट में मिल रहा है 15।
तो बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इस तरह से आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, ये हो गया लिमिटिंग। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझना था कि भाई यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपने समझ लिया एक बार, बस बाकी का क्वेश्चन आप खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है कि भाई आप लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो, तो ये आइडेंटिफाई किया। अब आपको मिलने वाली प्रोडक्ट जो होगी वो इसी लिमिटिंग रिएजेंट पे जो आपको 15 मोल दिया है इसी के ऊपर ये प्रोडक्ट मिलेगी। आपको 15 मोल बी दिया है तो आपको इस 15 मोल के ऊपर 12 मोल के साथ जो 15 मोल आपका बी दिया है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। बस यही चीज है, आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से अब 15 मोल आपका बी है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 15 मोल के साथ ये 15 मोल जो बी है, बी 15 मोल है तो उसके साथ रिएक्शन ए का कितना होगा, ए का कितना होगा, तो उसमें भी आप यही लगाओगे कि 3 मोल ऑफ बी। अगर 3 मोल ऑफ बी है उसके साथ रिएक्शन ए का कितना हो रहा है 2 मोल, तो 15 मोल के साथ कितना होगा, तो 15 2 30 बाई 3 10 मोल बराबर। तो ए कितना रिक्वायर, ए 10 मोल, ठीक है, ए 10 मोल, क्योंकि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बी है 15 मोल। 15 मोल के साथ ए कितना रिएक्ट करेगा 10 मोल। भले यहाँ पे 12 मोल हमने एक्सपेरिमेंट में लिया लेकिन ए कितना रिएक्ट करेगा, तो 10 मोल रिएक्ट करेगा। अब 10 मोल रिएक्ट करेगा मतलब कि बाकी के जो 2 मोल्स है वो एक्सेस रहेंगे, क्योंकि ए एक्सेस हो गया, बी लिमिटिंग रिएजेंट, ए एक्सेसिव रिएजेंट। तो कितना एक्सेस रहा, तो भाई ये 10 मोल इतने 15 मोल के साथ कितना 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि 2 मोल एक्सेस रहेगा। और हमारा मिलने वाला प्रोडक्ट किस पे मिलेगा, ये 15 मोल और ये 10 मोल पे, ठीक है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छी तरीके से, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी की चीजें आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट तक आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है उस पे आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही आपको बाकी का जो प्रॉब्लम्स हम है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना रहता है। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके लिए हम मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल से ये डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में उसके ऊपर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है जिसके अंदर ये पूरा पोर्शन फिर से इंक्लूड होगा, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय एंड गुड लक, थैंक यू।